सर, हमारे देश के सामने जो बहुत सारी चुनौतियां हैं, इसमें से एक अहम चुनौती यह है कि किस तरह से कम समय में देश की जो ऐसी आबादी है जो दुर्भाग्य से आज गरीबी के कारण सही जीवन जीने में असफल रहते हैं, ऐसे गरीब लोगों के लिए हमारे लिए जो अलग अलग प्रयास करने की जरूरत है, इसमें यह प्रयास होना चाहिए कि सरकार की तरफ से उनको किस तरह से ज्यादा राहत दी जाए। सरकार किस तरह से अपने तिजोरी से गरीबों के तरफ सरकार की अनेक परियोजनाओं का धन किस तरह से उनके तरफ मोड़ा जाए, ये करने के लिए एक सबसे बड़ी जो आवश्यकता यह है कि देश का टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ना चाहिए। सरकार के पास धन आने का एक ही प्रावधान है कि जो सरकार लोगों की आमदनी के ऊपर या कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसके आमदनी के ऊपर जो टैक्स लगाती है, उससे ही सरकार को धन मिलता है। हमने देखा है दुर्भाग्य से कि हमारी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी कमी काफी समय से रही है कि हमारे पास एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है। जो अर्थव्यवस्था सरकार एक चलाती है, एक फॉर्मल सेक्टर एक चलाता है, लेकिन साथ साथ में दूसरी भी एक व्यवस्था चलती है। और एक समय तो ऐसा था कि पर्यायी व्यवस्था पैरेलल इकोनॉमी ये हमारी फॉर्मल इकोनॉमी से भी ज्यादा तेज चल रही थी। कुछ समय पहले, काफी समय पहले, पुरानी बात है, एक भूतलिंगम कमेटी अपॉइंट की गई थी। भूतलिंगम साहब तो जाने माने अर्थशास्त्री थे। उन्होंने काफी अध्ययन किया और उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा एक काले धन के कारण सरकार के पास या पूरी अर्थव्यवस्था के पास आता ही नहीं है। और सारी अर्थव्यवस्था कौन चलाते? अर्थव्यवस्था चलाने वाले ना तो गरीब लोग हैं, वो तो गरीब लोग तो अपने अर्थव्यवस्था में ही नहीं है, तो अर्थव्यवस्था चलाने में कहां कामयाब होंगे। तो यदि काला धन निर्माण होता है तो सबसे बड़ा उससे शोषित होता है वो हमारा गरीब आदमी। और यदि गरीब आदमी के लिए हम काम नहीं कर पाएंगे तो मुझे लगता है 75वां साल अभी हमारा चल रहा है हमारी आजादी का। तो आजादी मिली थी, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, इन्होंने इसलिए की थी कि देश का सबसे बड़ा शोषित, सबसे कम आमदनी पाने वाला आदमी है, उसके जीवन में कुछ अच्छे दिन आने चाहिए। इसलिए मोदी जी भी एक सरकार चलाने के लिए वही विचारधारा से, इसी सूत्र से लेके काम कर रहे हैं। सर, इसी सदन ने, हमारे पार्लियामेंट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को पास किया। सर, पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या सिर्फ हमारे देश से सीमित नहीं है, पूरे देश में एक बहुत बड़ी समस्या आज सब लोग उसका सामना करें कि अलग अलग तरीके से काला धन बनाया जाता है। सर, जो ड्रग्स में डीलिंग करते वो तो ऐसे अपना कानून, अपने मकान के सामने, दुकान के सामने बोर्ड तो नहीं लगाएंगे कि हम ड्रग्स में डील कर रहे हैं। जो व्यवसाय से प्रोस्टिट्यूशन करते हैं वो भी नहीं कहेंगे, कुछ देशों में प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज है, लेकिन जहां नहीं है वो तो नहीं कहेंगे कि हम प्रोस्टिट्यूशन करें। गैम्बलिंग जहां पे लीगल नहीं है, हमारे देश में नहीं है, वहां भी बोर्ड तो नहीं लगेगा कि हम गैम्बलिंग करें। तो इससे जो धन मिलता है उसको अर्थव्यवस्था में लाने के लिए ये लोग अलग अलग तकरीबें निकालते हैं। उसको लेयरिंग भी कहा जाता है, इसको अलग अलग तरीके से उसका कलर बदला जाता है, ब्लैक को व्हाइट किया जाता है। वैसे तो डाई ही लगता है, मेरे भी काले बनाने के लिए मैं डाई लगाता हूं, लेकिन वो लोग अलग से डाई लगाते हैं। वो डाई लगाएंगे तो ठीक है, लेकिन उसके कारण कुछ लोग, सही मायने में डाई का मतलब अंग्रेजी में मरण हो गए, तो मर भी जाते हैं गरीब लोग। तो इसलिए अर्थव्यवस्था को काबू में लाने के लिए हमें सही मायने में कानून की जरूरत थी और इसलिए प्रिवेंशन ऑफ पीएमएलए कानून पास किया गया।
कानून तो पास हम करते हैं, वी आर द लॉ मेकर्स, लेजिस्लेटर्स, लेकिन कानून को इंप्लीमेंट कौन करता है? इंप्लीमेंट करने के कोई अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। तो इसलिए हमारे संविधान में भी 3 अलग अलग प्राविधान है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। तो एग्जीक्यूटिव का काम करने के लिए पीएमएलए के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का निर्माण किया गया, ईडी। वैसे तो ईडी का नाम पहले कोई जानते नहीं थे, अभी ईडी कोई भी सीडी यूज करके आती है तो लोग ईडी से भी डरना शुरू हो गए। तो ईडी का जो निर्माण होता है वो ईडी कानून को सही माने में इंप्लीमेंट करेगा। तो आज जो हमारे मित्र जितेंद्र सिंह जी ने जो एक संशोधन करने के लिए जो बिल हमारे सामने रखा है, इसमें यह प्रावधान है कि कम से कम ईडी का टेन्योर, यानी कम से कम नहीं, यदि चाहे तो बाय रिकॉर्डिंग द रीजन फॉर विच सच एन एक्सटेंशन इज बीइंग गिवन, 5 साल तक उसका कार्यकाल बढ़ाया जाए। सर 5 साल होना चाहिए कि 3 साल होना चाहिए कि 7 साल होना चाहिए, उसके ऊपर बहस हो सकती है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि वैसे हमारी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी उस समय भी यह चर्चा चल रही थी कि कितने साल पार्लियामेंट का टेन्योर होना चाहिए। फ्रांस में एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी थी 7 साल की थी, यूएस के प्रेसिडेंट 4 साल के, हमारा पार्लियामेंट 5 साल का है। पर ये राज्यसभा तो वैसे निरंतर चलती है, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है। जहां चार टाइम मैं वहां था, भी आपने मुझे यहां बुला लिया, इसके लिए मुझे आपके भाषण करने का मौका मिला। तो 5 साल होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, बहस हो सकती है, लेकिन ये जरूर ये बात आवश्यक है कि ऐसा कार्यकाल हो जो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पर्याप्त हो। सर अभी मैं बात कर रहा था, ये जो काले धन है, वो धन वैसे तो सीधा कोई आके बताएगा कि नहीं मैं आपको पैसे में काला धन है, ऐसा तो कोई बताएगा नहीं। नोट तो वैसे होती है, यदि नकली नोट होगी तो असली बात है, लेकिन सब नोट तो वैसे ही चलेगी। तो ये पूरे विश्व में ये पूरा एक नेटवर्क है जिससे काले धन को परिवर्तित करने का काम चलता है। और इसलिए जो भी आदमी ये काम करेगा उसको उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, और सिर्फ ज्ञान से काम नहीं होगा। कभी कभी प्रकाश जावड़ेकर जी मेरे बगल में बैठे, मैं उनसे जानता हूं, तो कभी उनको फोन भी करूंगा तो मुझे इसलिए बताएंगे कि वो सिर्फ एक लेजिस्लेटिव स्किल नहीं, क्योंकि मेरे मित्र भी है। तो कांटेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और कांटेक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए समय मिलना चाहिए। साथ साथ में ये इश्यूज इतने कॉम्प्लेक्स है कि विश्व में भी इसके बारे में चर्चा चल रही है। अभी मंत्री जी बता रहे थे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये बहुत बड़ा विश्व में काम करने वाला एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। सर एफएटीएफ ने भी बहुत समय से इसके ऊपर काम किया है, और उनको भी ये बात उनसे वो भी कह रहे हैं कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यूज है, और सिर्फ हम नहीं जानते हैं, हम ही नहीं इस बात को मानते हैं, पूरा विश्व इस बात पे मानता है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज है। इसलिए इश्यूज की कॉम्प्लेक्सिटी जितनी ज्यादा हो, समझने के लिए भी समय ज्यादा लगेगा, और इसीलिए ज्यादा समय एक व्यक्ति को मिलता है तो उसका लाभ वो पद को होगा जिसके ऊपर वो बैठा है। सर ये एफएटीएफ ने भी कहा है कि ऐसा चीज होनी चाहिए कि ऐसी व्यवस्था बनाइए, एक इंस्टीट्यूशन भी होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन विल डील विद दिस। सो अंडर द पीएमएलए the institution is executive the enforcement director, ED. So institution is ED, but institution alone will not be able to function unless there is a person sitting on the institution. So we can create a sound, robust institutional mechanism, but if you fail to put the right person in that place, even it will fail. So institution we have created through the act of parliament, but unless we have an efficacy in terms of implementing it to the right person, it will not work. And to find right person, there has to be a methodology. So in 2003, in the collective wisdom, under the CVC Act, we have created a mechanism as to how do we select a person for this post.
I think Honorable Minister will bear me out. There is no change in the methodology in which the person will be selected. So the outcome of the process of selection of the person will happen anyway. So there is no change in that. So the person, I can understand. If he was bringing an amendment saying that he is changing the methodology in such a way that his friend can become the ED, I would have said I am also opposing the bill. But he is saying that a process is not laid down by this government, but by the earlier government in 2003, and the same process is going to be followed to select the ED director. Only thing we are saying is, not I am saying, the government is saying, is that the tenure of the person could be for a maximum period of 5 years. Not more than 5 years, 5 years maximum, right? That's the end. And in that, also the reason for selection will be properly recorded in the public interest if it is there. Sir, I don't see any reason why such a clause should be opposed. If there is something wrong in the methodology, then we should oppose it in 2003. We should have said, why are you making such a methodology for making selection of a ED? I can understand. But if we agreed then, I don't see any reason why we should oppose it now. और जैसे मैंने शुरू में कहा कि सर आज यदि हमारी अर्थव्यवस्था से पूरी तरह से कालाधन का निर्मूलन करने में हम सफल रहते हैं तो सर आप देखेंगे हमारे पास हमारा देश गरीब नहीं है, हमारे पास सब रिसोर्सेज है, लेकिन उसका इस्तेमाल करने वाले लोग यदि अपना दायित्व पूरा नहीं करते, अपने टैक्सेस नहीं देते तो हमारा देश गरीब रहेगा। तो यदि ईडी की व्यवस्था के कारण यदि हम कालेधन निर्मूलन करने में सफल रहते हैं तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में हमें जरूर गरीबों के जीवन में भी परिवर्तन लाने में हम सफल रहेंगे, क्योंकि सरकार के पास धन होगा जो हम दे सकते हैं। सर आज 85 करोड़ लोगों को कुछ समय से मोदी जी ने गरीब लोगों को मुफ्त अन्नदान देने का एक कार्यक्रम चला रखा है, क्योंकि जब कोविड आया हमारा पार्लियामेंट भी नहीं चल पाया, उस समय से चल रहा है। यदि हमारे पास पैसे ही नहीं होते तो हम कहां से उनको दे पाते? और पैसे आने की क्षमता कैसे बनती है? जब हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ेगा। यदि जीडीपी सिर्फ बढ़ने से काम नहीं होगा, जीडीपी बढ़ेगा और सरकार के पास कोई पैसा ही नहीं रहेगा तो ये लोगों को जो 85 करोड़ लोग हैं उनको हम किस तरह से राहत दे पाएंगे? और इसीलिए यह आवश्यक है कि हम हमारी अर्थव्यवस्था में मूलगामी परिवर्तन लाए। उसमें से एक परिवर्तन है कि किस तरह से स्थायी स्वरूप से हमारी अर्थव्यवस्था में ऐसी पर्यायी अर्थव्यवस्था न चले जो पैरेलल इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं, और उसका दूर करने के लिए अलग अलग कदम लेने की आवश्यकता है। इसमें से एक अहम कदम यह है कि पैरेलल मनी देश में न रहे, और उसको लाने के लिए पीएमएलए कानून लाया गया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का निर्माण किया गया, और एनफोर्समेंट डायरेक्टर का निर्माण तो हम करेंगे, इंस्टीट्यूशन होगी, लेकिन आदमी नहीं बैठेगा तो कैसे होगा? इसलिए हम ये भी काम करें। इसके लिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि आने वाले दिनों में हम हमेशा के लिए काले धन के ऊपर न खत्म होने वाली लड़ाई चलाएंगे जब तक काला धन खत्म नहीं होता है। लड़ाई खत्म न हो, पहले काला धन खत्म हो, और इसके लिए हम काम करते रहें, और करने में हम सफल रहने के लिए हम सब पूरा सदन हमारे साथ में रहे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद माननीय सुरेश प्रभु जी। माननीय श्री टीके एलन गोवन नॉट प्रेजेंट। डॉक्टर अमर पटनायक जी, श्री सुभाष चंद्र बोस